वेनेजुएला के कारण अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल से जुड़े एक रूसी तेल टैंकर जहाज पर रूसी युद्धपोतों और पनडुब्बी की नाक के नीचे कब्जा कर लिया। इसके अलावा एक अन्य तेल टैंकर पर भी पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने कब्जा कर लिया। इस घटना के बाद रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी शुरू हो गई है। रूस ने जहां इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया, तो वहीं अमेरिका ने इन टैंकरों को गुप्त बेड़े का हिस्सा बताया है। पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है कि यह तनाव अब किस दिशा में जाएगा। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अटलांटिक महासागर का उत्तरी हिस्सा खुले समुद्र की वो सीमा है जहां कोई देश नहीं बसता, लेकिन तेल के खेल में शामिल हर देश अपनी ताकत का एहसास कराने को बेताब है। वेनेजुएला से जुड़ा एक और मामला जिसने खुले समुद्र में अमेरिका और रूस को आमने सामने ला खड़ा किया है। रूसी झंडे वाले तेल टैंकर पर अमेरिकी कब्जे के बाद वैश्विक तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में एक अन्य टैंकर सोफिया को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। दोनों जहाज आखिरी बार वेनेजुएला के रास्ते में देखे गए थे। अमेरिकी गृह विभाग के मुताबिक टैंकर प्रतिबंधित जहाजों के गुप्त बेड़े का हिस्सा हैं। रूस, ईरान और वेनेजुएला से तेल ढोते थे। अमेरिका का आरोप है कि रूसी झंडे वाला एक अन्य तेल टैंकर मारिनेरा का संबंध भी वेनेजुएला के तेल से ही था और जो कई महीनों से पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। जहाज को पकड़ने के लिए 14 दिनों तक समुद्र में लुका छिपी का खेल चला। 21 दिसंबर को कैरेबियन सी में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने टैंकर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चालक दल ने रफ्तार बढ़ाते हुए रास्ता बदल दिया। चकमा खाने के बाद अमेरिकी सेना ने सैटेलाइट और निगरानी विमानों के जरिए जहाज का पीछा करना जारी रखा। टैंकर को आयरलैंड के तट से दूर अटलांटिक महासागर में देखा गया, जहां से भागना नामुमकिन था। दरअसल टैंकर का पुराना नाम बेला 1 था, जिसे बाद में रूसी झंडे के तहत मारिनेरा नाम से रजिस्टर किया गया। दरअसल ऑपरेशन में अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना ने मिलकर काम किया, जिसमें ब्रिटेन की भी बड़ी भूमिका रही। ब्रिटिश एयरबेस से मिशन शुरू हुआ और रॉयल एयरफोर्स के जासूसी विमानों ने जहाज पर कड़ी निगरानी रखी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऑपरेशन के दौरान रूसी युद्धपोत और एक पनडुब्बी टैंकर के आसपास ही थे। मॉस्को ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दूसरे देश में रजिस्टर्ड जहाजों पर बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। हालांकि अपनी पनडुब्बी की तैनाती का रूस ने ये कहकर बचाव किया कि उसकी नौसेना टैंकर की सुरक्षा कर रही थी। बहरहाल अमेरिकी कार्रवाई ने 1982 के समुद्री कानून की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि खुले समुद्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता लागू होती है और किसी भी देश को दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में विधिवत रजिस्टर्ड जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक अटलांटिक महासागर में अमेरिकी कार्रवाई से दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं, जो टकराव का नया मोर्चा खोल सकता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि चीन और ईरान के जहाजों को भी निशाना बनाया है। नवंबर में भी हिंद महासागर में एक चीनी मालवाहक जहाज को रोककर उसमें मौजूद ईरानी सामान को नष्ट कर दिया गया था। इस मामले पर अभी हम अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंघल साहब, जो कल हुआ है, जिस तरह से अमेरिका ने एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? ये देखिए, बात यह है कि अमेरिका ने अपनी डोमेस्टिक लॉ को इंटरनेशनल लॉ बना दिया है और वो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो उन डोमेस्टिक सैंक्शंस हैं वो उनको इंटरनेशनली उस पर लागू करें। रशिया ने इसको जो है ऑफ कोर्स अभी जैसा कि हम जानते हैं उसका बहुत विरोध किया है और उन्होंने उनकी सबमरीन कह रहे हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर उनके कैरियर भी बहुत उस एरिया में हैं। और लेकिन ये क्लियरली दिखा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप डिटरमिन्ड है कि वेनेजुएला की जो उन्होंने घेराबंदी की हुई है स्पेशली ऑयल के लिए, वो उसको पूरी तरह से उसमें अपने उसमें कामयाब होना चाहते हैं। और वो कोशिश उनकी ये है कि जो वेनेजुएला में जो वाइस प्रेसिडेंट इंटरिम प्रेसिडेंट बनी हुई हैं वो पूरी तरह से अमेरिकन पॉलिसीज़ जो है उनकी उनको फॉलो करें। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी बोला है और बार बार कि वो चाहते हैं कि जो वेनेजुएला की जो ऑयल है
और उसकी जो उसकी सेल करी जाए वो अमेरिका के अनुसार की जाए, बल्कि वो तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो है 50 to 60 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल उनको चाहते हैं कि वो अमेरिका को मिले। और वो चाह रहे हैं कि जो तेल जो बिके उनका, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, उसके पैसे को वो भी अमेरिका डिसाइड करेगा। तो वो पूरी तरह से बिना सरकार में आए हुए वहां की सरकार को रन करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कितना हो पाएगा ये मेरे ख्याल से अभी हम फ्यूचर में देखेंगे। सिंघल साहब, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो कल अमेरिका ने ऑपरेशन किया इस टैंकर को सीज करने के लिए, बता रहे हैं कि उसमें ब्रिटिश जो सेनाएं हैं उनका भी, ब्रिटिश नेवी का काफी बड़ा उसमें योगदान था। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, अमेरिका जहां तक ब्रिटिश पोजीशन की बात है, जब उनके राष्ट्रपति को वहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वो लेकर गए थे, वहाँ से उन्होंने जो अपने काराकस से लेकर गए, तो उसके बाद भी उन्होंने कुछ बात नहीं की और उन्होंने केवल यही कहा कि हम शांति चाहते हैं। और अभी क्योंकि जो कहानी सुनने में आ रहा है कि जो ये कार्रवाई में जो उनकी अमेरिकन फौजी थी, वो बेस उनका जो है यूके में था, और जो है शायद जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी फोर्सेस ने भी उनके साथ में साथ दिया है। तो क्लियरली यह है कि जो ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई परवाह नहीं कर रहे, वो केवल अपने मित्र जो अमेरिका है उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बिल्कुल साइलेंट है, जो वायलेशन जो हो रहा है इंटरनेशनल लॉ का, उसमें कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं वो। लेकिन जो रूस है वो कहीं ना कहीं कहता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े गए हैं। लेकिन अमेरिका की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये जो बेड़े हैं ये समुद्र में फ्लोट करते हैं और पूरे इलीगल काम करते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि अमेरिका कह रहा है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, और ये सैंक्शंस जो उनको इंपोज करी जा रही है, जो उनको एनफोर्स करा जा रहा है, वो यूएसए की सैंक्शंस हैं। कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी या सुप्रीम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई सैंक्शन नहीं लगाई है। अमेरिका अपने डोमेस्टिक लॉ को, जैसा मैंने पहले कहा शुरू में, अपने डोमेस्टिक लॉ को उसको इंटरनेशनल लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम, क्योंकि उन्होंने अपने यहां पर कानून पास कर दिया है कि भाई ये जो है वेनेजुएला का ये काम करते हैं, ये ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, आर्म्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। ऑयल सैंक्शन उन्होंने लगाई हो कि वो किसी देश को दुनिया में ऑयल नहीं बेच सकते। सिंघल साहब, एक और सवाल यहाँ पर पूछना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, इस बारे में शायद हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जल्द ही मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, और जिस तरह से अभी वहाँ पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार कदम उठा रहा है, इसके ऊपर इस मिड टर्म इलेक्शन जो होने वाले हैं उसका कितना प्रभाव दिखता है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कह दिया है कि कितनी उनको चिंता है मिड टर्म इलेक्शन की। अभी पीछे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं जीता नहीं तो मेरे विरुद्ध लोग कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, इंपीच करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है वो मेरे ख्याल से जब से वो आए तब से लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग पर इस वक्त वो चल रहे हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि अपनी अप्रूवल रेटिंग को बढ़ाया जाए, ताकि मिड टर्म इलेक्शन में जो रिपब्लिकन पार्टी को फिर से समर्थन मिल जाए, उनकी जो मेजॉरिटी। तो क्या जो वेनेजुएला में कार्रवाई की गई है, या जो समुद्र में कार्रवाई की जा रही है, या ग्रीनलैंड को लेकर के, या दूसरे कोलंबिया को लेकर के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा घरेलू राजनीति पर? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उनका बेस है वो भी अब इस बात से थोड़ा चिंतित नजर आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप शांति के दूत बन के आए थे कि हम हर जगह हम शांति करेंगे, उन्होंने कहा भी है कि मैंने बहुत जगह शांति कराई है, लेकिन वो अब अमेरिका को तकलीफों में युद्ध की, मतलब उनकी जो बूट ऑन द ग्राउंड नहीं ला रहे हैं वो अभी, लेकिन बाकी तरह से वो पूरी तरह से उनको अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो जब बताया वेनेजुएला वाली बात है कि वहां पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं, उनकी फोर्सेस वहां पर हैं, या उनको जो ब्लॉकेड है उसको एनफोर्स कर रहे हैं, उसमें अमेरिकन फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। अब उधर ग्रीनलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, उनके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो है मिलिट्री ऑप्शन इज आल्सो ऑन द टेबल। तो इस तरीके से उनका जो बेस है वो नहीं चाहता कि अमेरिकन फोर्सेस का और या अमेरिकन बूट कहीं भी किसी विदेश में कहीं भी जाएं। तो वो मेरे ख्याल से उसका बहुत ज्यादा उनको फायदा नहीं होगा, केवल उनकी एक इमेज वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो मैं
जो चाहता हूं मैं वो कर सकता हूं, जो एक उनका एक तरीका है काम करने का। इसके अलावा मेरे विचार से बहुत ज्यादा इनको कोई फायदा इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।